नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि IRFC की जो करंट NPA है वो 0 चल रही है। ये जो खबर है ना, एक आज जी न्यूज़ के एनालिस्ट के द्वारा एक आर्टिकल में लिखा गया है कि विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक IRFC के चल रहे NPA अभी 0 है। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि ये NPA क्या होता है। ये अगर IRFC की NPA अगर 0 हो गई तो इससे IRFC पर किस तरह के असर होंगे। क्या इस न्यूज़ के बाद IRFC के अंदर लंबी उछाल देखने को मिलेगी या बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपके मन में सवाल होंगे। ऐसे अगर आप थोड़े से जानकार हो, स्टॉक मार्केट में आप बहुत दिनों से हो, तो आपको पता होगा कि जो NPA शब्द का इस्तेमाल हम लोग बैंक्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आपके मन में जो सवाल हैं इस न्यूज़ के बाद IRFC पर किस तरह के इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं वो मैं आंसर करने वाला हूँ। उससे पहले ये जान लेते हैं कि NPA क्या होता है। NPA को अगर मैं बोलूँ तो इसको कह सकते हैं कि नन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक बैंक है। इस बैंक का नाम मान लो रख देता हूँ मैं XYZ। एक व्यक्ति है जो 200 रुपया प्रतिदिन कमाता है। महीने में मान लीजिए इन्होंने 2000 रुपया सेव किए, तो क्या करेगा, ये 2000 रुपया इस बैंक को दे देगा कि इस 2000 रुपये का मुझे FD कर दीजिए, और कंपनी इसके बदले इसे एक फिक्स्ड अमाउंट बोलेगी कि मैं आपको 1 साल के लिए 5% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करेगी, किसी एक व्यक्ति को वो पैसे दे सकती है। मान लो कि किसी एक व्यक्ति को पर्सनल लोन दे दी इन्होंने 10% के रेट पे। ठीक है, 2000 रुपये उन्होंने किसी एक पर्सन को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं दो टर्म को। एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटीज। ये छोटा सा दो टर्म है, बताना बहुत ज़रूरी था। अगर हम अपने बैंक के नज़रिए से देखें तो बैंक के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, बैंक के पास कुछ भी नहीं था, तो हम लोग उसके कह सकते हैं कि कंपनी की अभी एसेट कुछ भी नहीं है, कंपनी के एसेट अभी 0 है। लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के एसेट हैं। बट अभी मैं कहूँ कि बैंक अभी इनिशियल पीरियड में था, तो कंपनी के एसेट अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके पास लाइबिलिटीज़ क्या है कि इस बंदे ने कंपनी को 2000 रुपया दिया है, तो कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटीज़ है कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ यहाँ पर 2000 रुपीज़ है। ठीक है, अगर हम इस जो मेरा बंदा है जो पैसा 2000 रुपया जमा किया है, इसकी नज़रियों से देखें तो इस बंदे की जो एसेट है वो 2000 रुपीज़ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास 10 पेन है, 10 मोबाइल्स है मेरे पास। अगर मैं उसमें से एक पेन या एक मोबाइल आपको देता हूँ, तो मेरे लिए एसेट जो था वो 10 पेन था या 10 मोबाइल था। आपको मैं एक पेन देता हूँ या एक मोबाइल देता हूँ, तो आपके लिए लाइबिलिटीज़ क्या है, आपके लिए दायित्व क्या है, एक मोबाइल या एक पेन है। ठीक है, ये चीज़ है एसेट और लाइबिलिटीज़। अब समझते हैं कि NPA कैसे काम करता है, NPA क्या होता है। ठीक है, मान लो कि ये जो मेरा बैंक था XYZ, ये जो लोन दिया 2000 रुपये का किसी एक बंदे को। ठीक है, इस कंपनी ने बोला कि मैं आपसे 10% रिटर्न लूँगा। ठीक है, यानी कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है। अब देखो होता क्या है कि ना, कभी कभी जो लोन अप्लाई किया जाता है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, वो मानते हैं कि लोन इसे अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए। बट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के वजह से, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के वजह से या किसी बड़े ऑफिसर के वजह से वहाँ के जो स्टाफ हैं उसे लोन अप्रूव कर देते हैं। मान लो कि इस बंदे को 2000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया था। ये अगले 2 साल के बाद इसे पैसा को चुकता नहीं कर पाता, यानी कि इससे 2000 वापस नहीं कर पाता है बैंक को। ठीक है, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपनी की जो एसेट बन गई थी, ठीक है, 2000 रुपया, वो इस पे कोई उसको रिटर्न नहीं आता है। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कि इन्होंने 2 साल के लिए दिया था, 2 साल के बाद इन्होंने वापस ही नहीं किया,
तो और कंपनी ट्राई भी कर रही है और लीगली कह सकते हैं कि अब ये पैसा वापस भी नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि कंपनी को अपने एसेट पर किसी भी तरह का यहाँ पर रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बेड लोन्स कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं ना कि एक बैड बैंक भी कहते हैं। तो ये एनपीए ही है कि यानी कि यहाँ पर कंपनी को लग गया कि मेरे हाथ से अब 2,000 रुपया निकल गया है, जो इसको कंपनी का एनपीए कहलाएगा। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि यहाँ पर एसेट पे कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। अब ये जो एनपीए होता है, जैसे एनपीए का और भी कुछ नियम है, जैसे कि मान लो कि ये 2,000 रुपया लिया 2 साल के लिए, 2 साल तक ये कुछ भी नहीं दिया, फिर कंपनी जो बैंक है अगले 90 डेज के लिए वेट करेगी। अगर 90 डेज के अंदर ये नहीं देता है पैसा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सब स्टैंडर्ड एनपीए है। ठीक है, अगर वही 1 साल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि डाउटफुल एसेट है। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं। आप समझ ये रहे हो कि कंपनी ने किसी को पैसे दिए, वो व्यक्ति कंपनी को पैसे वापस नहीं कर रहा है, यानी कि कंपनी का जो एसेट था उस पर कंपनी को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, और कंपनी के लगभग जो पैसे हैं ना वो हाथ से निकल चुके हैं। तो जिसे इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक बैंक के लिए वो एनपीए बन गया। ठीक है, अब हम समझते हैं आईआरएफसी के केस में कि क्या होता है आईआरएफसी का एनपीए। पहले आईआरएफसी काम कैसे करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि आईआरएफसी क्या करती है कि ओपन मार्केट से बॉन्ड के रूप में पैसे रेज करती है। आपने ये बहुत सुना होगा कि बॉन्ड के रूप में पैसे रेज करती है, बहुत सारे न्यूज आपने देखे होंगे। तो ये सिंपल है, ये सब जानते हैं कि आईआरएफसी का जो पैसे कैसे है ना वो बॉन्ड के रूप में रेज करती है। इंडियन गवर्नमेंट से भी मिलता है, बट जो इनके मैक्सिमम जो पैसे जो हो ना है ना वो ओपन मार्केट से बॉन्ड के रूप में रेज होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आईआरएफसी क्या करती है ना कि इंडियन रेलवे की रिक्वायरमेंट के अनुसार, मान लो कि इंडियन रेलवे ने बोल दिया कि मुझे 10 इंजन्स चाहिए। ठीक है, 10 कोच चाहिए। ठीक है, तो ये जो कोच बनेंगे, ये जो इंजन बनेंगे, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होंगे, वहाँ पर जो फंडिंग होगा वो कौन करेगा? आईआरएफसी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आईआरएफसी एक मोनोपोली वाली कंपनी है, क्योंकि जो कहीं पर भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला काम होगा रेलवे के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी काम करेगी, वो होगा सिर्फ आईआरएफसी। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि कंपनी को ये जो इंडियन रेलवे, मान लो कि इससे 10 इंजन चाहिए, 10 कोच चाहिए, इसको कोई बनाएगा, और जो बनाएगा उसको फंड कौन देगा? आईआरएफसी। तो कह सकते हैं कि आईआरएफसी क्या करता है कि जो डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड देता है इंडियन रेलवे को लीज के रूप में। ठीक है, अब रिटर्न में क्या मिलता है उसे कि इंडियन रेलवे क्या है ना आईआरएफसी को जो दिया गया फंड है उस पर एक रेंटल पेमेंट करती है। ठीक है, आप ये चीज़ें जान रहे होंगे उम्मीद है। तो क्या है ना कि कंपनी आईआरएफसी ने फंडिंग कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अब इंडियन रेलवे क्या करती है कि आईआरएफसी को फंड करती है एक रेंटल पेमेंट की तरह से। तो आईआरएफसी की अर्निंग कहाँ पे बनती है कि मान लो कि उन्होंने बॉन्ड से मान लो कि 1 लाख रुपया उन्होंने उठाए। ठीक है, 1 लाख रुपया उठाए, और मान लो कि उसने इंडियन रेलवे को उन्होंने फंड कर दिया कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो रेंटल पेमेंट के साथ मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट फिर उसे 1,25,000 रुपया देती है, तो आईआरएफसी को तो फायदा हो गया ना। यहाँ पे 1 लाख रुपया था, रेंटल पेमेंट पर उसे मिला 1,25,000, तो आईआरएफसी के यहाँ पे फायदे कितने हो गए? 25,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आईआरएफसी अर्न करती है। देखो आईआरएफसी के इन्वेस्टर हो बहुत अच्छा लगता है, बट कंपनी को जानो समझो कि आखिर कंपनी पैसे कैसे अर्न करती है। तो ये है कंपनी का अर्निंग का तरीका। अब सब लोग बोल रहे हैं या रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि आईआरएफसी की एनपीए 0 हो गई है। अब इससे क्या समझ सकते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि कह सकता हूँ ना कि जो आईआरएफसी क्या है ना कि ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर ऐसे भी आईआरएफसी क्या है ना कि जो रेलवे वाली जो भारत की संपत्ति है वो तो गवर्नमेंट के हाथों में। मैं तो नहीं कह सकता हूँ ना कि मुझे अपने गांव में एक रेलवे की पटरी बनवानी है, या मुझे अपने एक गांव में रेलवे का ट्रैक बनवाना है, मुझे गांव में रेल चलानी है, मुझे पैसे दे दो। आईआरएफसी पैसा किसको देगी? गवर्नमेंट के थ्रू देगी या गवर्नमेंट को देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि गवर्नमेंट, मान लो कि इन्होंने आईआरएफसी ने दिया इंडियन रेलवे को 1 करोड़ रुपया 3 साल के अंदर। ठीक है, 3 साल के लिए। तो ये तो सबको पता है ना कि
ये इन्होंने किसको दिया है, एक ट्रस्टेड चीज़ों को दिया है, इंडियन गवर्नमेंट को दिया है, इंडियन रेलवे को दिया है 1 करोड़ रुपया। और इंडियन रेलवे तो इसे पे करेगी ना, अगर मान लो कि गलती से इन्हें पे नहीं करती है 1 करोड़ रुपीज़ ऑन टाइम, तो खबर क्या फैलेगी सब जगह कि भारत सरकार के पास पैसे नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत र्यूमर्स फैलने लगती है। तो भारत सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो IRFC ने जो इसे 1 करोड़ रुपया दिया, जो 1 करोड़ रुपया भारत सरकार की जो लाइबिलिटीज़ थी उसे वो उसको चुका दे ऑन टाइम। ठीक है, तो कह सकते हैं कि IRFC जितनी भी जगह फंडिंग कर रही है, इसको दे दिया कुछ, इसको कुछ पैसे दे दिया, इसको कुछ पैसे दे दिया, इसको कुछ पैसा दे दिया, यानी कि जहाँ जहाँ IRFC फंडिंग कर रही है सब जगह से IRFC को रिटर्न्स आ रहे हैं। यानी कि ऐसा कहीं भी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई फॉल्टी काम हो रहा है, कि वहाँ पर लग रहा है कि इनके जो एसेट्स थे उस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। अगर किसी एक जगह पे इन्हें 1 साल के लिए इन्हें पैसे दिया गया था, तो 1 साल के बाद उसे वापस पेमेंट करते हैं एज ए रेंटल पेमेंट। ठीक है, यहीं पर अगर कोई दूसरी जगह पे दिया गया 2 सालों के लिए, तो उसे 2 सालों के बाद वापस पैसे मिल जाता है विथ रेंटल पेमेंट। उसी तरह से तीसरी जगह पर, यानी कि कह सकता हूँ कि IRFC के जो भी पैसे हैं वो कहीं फंस नहीं रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि उसके जो एसेट थे उस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो IRFC के नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 0 है। अब आपके मन में ये क्लियर हो गया होगा कि IRFC की NPA 0 से क्या होता है। यानी कि अब हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं कि जो आप जैसे जानते हो ना कि क्रिसिल जो है ये रेटिंग करता है। ठीक है, 1 मिनट। जैसे क्रिसिल की आपने रेटिंग देखी होगी कि AAA, AA, तो इस तरह की रेटिंग करती है। अब देखो क्या है ना कि अगर IRFC की NPA 0 हो गई, तो जब क्रिसिल इसकी रेटिंग करेगा तो इसकी अच्छी रेटिंग करेगा, और जैसे ही इसका अच्छा रेटिंग होगा, ये कहीं पर भी जो अगर मान लो कि कहीं पर भी बॉन्ड के माध्यम से पैसे रेज करता है, वहाँ पर IRFC को कम, यानी कि मान लो कि कहीं पर से ये बॉन्ड रेज कर पैसे कमाता है, तो वहाँ पर इसे कम इंटरेस्ट रेट पे इसको बॉन्ड रेज हो जाएगा, पैसे रेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी होगी। क्योंकि मान लो कि बड़े बड़े जो कंपनी है वहाँ पर रेटिंग देखी जाती है कि इसके द्वारा इसको कितना रेटिंग मिला है। ठीक है, तो इसकी रेटिंग सही होगी तो इसे कम इंटरेस्ट रेट पे ये बॉन्ड रेज कर पाएगा, पैसे रेज कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि यानी कि इसकी मान लो कि अगर ये मान लो कि 1 लाख रुपया उठाता है, ठीक है, और सिर्फ इसे मिलता है 3% के रेट पे, और सरकार को ये देता है 1 लाख रुपया 6% के रेट पे, तो यहाँ पर तो इसे फ़ायदा है ना फिर। यानी कि कह सकते हैं कि अगर इसकी जो रेटिंग है NPA रेटिंग वो 0 है, तो यानी कि इसके लिए बेस्ट है। मैं सबसे ये हम लोग की एक्सपेक्टेशन भी होगी कि ये अगले कई सालों तक ये मेंटेन रखे, यानी कि लाइफ टाइम ये NPA 0 मेंटेन रखे, तो इसकी ग्रोथ और भी बेहतर होगी। यानी कि कह सकते हैं कि इस तरह की जो न्यूज़ आ रहे हैं IRFC को कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दे रहा है, IRFC के एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग को और मजबूत कर रहा है। क्योंकि हमने हमेशा बोला है कि IRFC इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल स्टॉक। इसके तरह जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी नहीं है। अब आपने देखा होगा कि इधर बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, तो जो NPA का 0 होना कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, और इस चीज़ों को ये मेंटेन रखे तो कहीं ना कहीं IRFC को और भी अप मूव देखने को मिलेगा, बड़े उछाल देखने को मिलेंगे, और हमारे जो कई टारगेट्स हैं वो सारे टारगेट्स पूरे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जानकारियाँ पसंद आई होगी। हाँ, ये बिल्कुल नहीं कि मुझे कुछ घबराहट सी लगती है, थोड़ा सा नया हूँ, बट चीज़ें समझ में आपको आई होगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल IRFC इन्वेस्टर्स को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि मैं मैक्सिमम IRFC वीडियोज़ ही कवर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि इन सारी चीज़ों को मैं करूँ। मैं इसी एरिया से हूँ, बट मैं और भी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो उन सारी कामों के बाद मुझे समय मिलता है तो मैं IRFC को कवर कर लेता हूँ। एंड इन अपकमिंग फ्यूचर्स आई विल ट्राई टू कवर all other stocks like VRL Logistics and some other stocks which I personally like the most, right? और इसके अलावा डिस्कशन है, एक डिस्कशन के चैनल भी हमने बनाए हैं, वो चैनल का लिंक मैं डाल रहा हूँ। इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके इन्फॉर्मेशन को, जो नॉलेज को और बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं आपको जो स्टॉक मार्केट की आपको इस सफ़र को और भी लंबा करता चला जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी फिनटेक को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।